ये जियो ने निर्णायक रूप से इसे खारिज कर दिया। ऑफ ड्यूटी घंटों के दौरान काम सख्त वर्जित था। वो एक विश्राम उत्साही की निचली रेखा थी। शहर के केंद्र में एक नया समुद्री भोजन बुफे खोला गया। 581 लोग। जब तक आपका पेट भर न जाए तब तक खाएं। मेरी दावत, 10 मिनट मेरे लिए रुको। ये जियो ने अपनी चीनी कांटा नीचे रखा, उठा और चला गया। हालांकि बॉटम लाइन की जरूरत थी, लेकिन वो ज्यादा टिके नहीं रह सके। ये उसके पेट को कम कर रहा होगा। घो श्री, हाँ, आपने केवल कुछ कौर खाया है और अब और नहीं खा रहे हैं? मैं अब और नहीं खा रहा हूँ। मैं जल्दी में हूँ। 10 मिनट बाद ये जियो किताब लेकर आई और गैरिसन टीम के पास पहुंची। गू हाई ने पहले से ही गैरिसन टीम की वर्दी पहन रखी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस पोशाक में इतने मर्दाना दिखेंगे। वो पक्का है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? क्या आपको कल काम शुरू नहीं करना चाहिए? आज तुमने वर्दी क्यों पहनी है? मुझे अभी पता चला। मेरे ससुर ने सब कुछ संभाल लिया और दस्तावेजों को पूरा किया। उन्होंने मुझे गैरिसन टीम की वर्दी भी दी। ओह ठीक है। क्या तुम किताब लाए हो? मैंने किया। ये जियो ने स्टार बीस्ट के बारे में सारी जानकारी गू हाई को दे दी थी। अच्छा, चलो, किताब देने के लिए मुझे फॉलो करें। फिर मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा। ये जियो ने सिर हिलाया और गैरिसन टीम में गू हाई का पीछा किया। हम दोनों आदमी हैं। तुमने मुझे क्यों छुआ? मैं बस मजे कर रहा हूँ। कितना मजेदार। हम इतने करीब नहीं हैं। गैरिसन टीम अभी भी हमेशा की तरह उलझी हुई थी। हर तरह की अजीबोगरीब चीजें लगातार सामने आ रही थीं, जैसे कि वे कभी दिखना बंद नहीं करेंगी। ये जियो और गू हाई मिस्टर लू के सामने चले। पिताजी, यह वो जानकारी है जो आपने मांगी थी। हाँ, इसे वहां रखो। ये जियो भी यहाँ है। ये जियो ने पुकारा, हेलो, अंकल लू। मिस्टर लू ने सिर हिलाया, अपने मुंह के कोने से सिगरेट ली और उसे बुझाने के लिए एशट्रे में डाल दिया। गू हाई उसके पीछे पीछे आया और फुसफुसाया, तो पिताजी, अगर और कुछ नहीं है तो हम पहले वापस जाएंगे। जाओ। कल समय पर काम पर आना मत भूलना। अगर तुमने देर करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें लात मारकर मार डालूंगा। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। जल्दी घर जाओ। ज्यादा देर मत करो। रात में अकेले चलना सुरक्षित नहीं है। मुझे पता है। मैं अभी ये जियो के साथ भोजन करने जाऊंगा। दोनों ने मिस्टर लू को विदा किया और तुरंत बाहर चले गए। ये जियो की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी गैरिसन टीम में फैल गई। लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पूछ सकता था, आप स्टार बीस्ट के बारे में क्या जानकारी चाहते हैं? गू हाई की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। हाल ही में हमारे जियांगघई शहर में लोगों द्वारा दूसरों को चोट पहुंचाने की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। यह थोड़ा अजीब है। उन्होंने बस कुछ और कब्जा कर लिया और उन्हें बाहर सीलबंद केबिन में बंद कर दिया। लोगों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने के मामले का स्टार बीस्ट से क्या लेना देना है? आमतौर पर यह निश्चित रूप से नहीं होता है, लेकिन इस घटना का निश्चित रूप से उनके साथ कुछ लेना देना है। इन दोनों के बीच अगर किसी को काटा गया तो ज्यादा देर नहीं होगी कि जिस व्यक्ति ने काटा है वो दूसरों को काटने लगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह की स्थिति मानव निर्मित है? ये जियो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। यह रेजिडेंट ईविल की तरह क्यों लग रहा था? जब वो गैरिसन के आंगन में सीलबंद केबिन के पास से गुजरा, तो ये जियो ने अंदर पकड़े गए कैदियों को स्कैन करने के लिए बिग डिपर के ग्रैंड मिस्ट्री का इस्तेमाल किया। कुछ कैदी अपने अपने सीलबंद केबिनों में बेहोश थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन लगाया गया था, इसलिए वे सभी थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे थे। हालांकि भले ही वे आराम कर रहे हों,
ये जियो का बिग डिपर का ग्रैंड मिस्ट्री अभी भी उन्हें अंदर से बाहर तक स्कैन कर सकता है। इन कैदियों के शरीर पर कोई असामान्यता नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा कुछ खरोंच या काटने के निशान थे। हालांकि ये जियो ने आसानी से पाया कि उनकी आत्माएं अलग अलग डिग्री में संक्रमित थीं। वे लाल हो गए और उन्मत्त हो गए। ये है ओल्ड ये। क्या गलत है? कुछ नहीं। मैं बस यही सोचता हूँ कि हमें उनकी आत्मा की जांच करनी चाहिए। मुझे याद है कि स्टार बीस्ट के इंसाइक्लोपीडिया में एक रिकॉर्ड है कि एक प्रकार का स्टार बीस्ट है जो अपना जहर खुद रखता है। यह किसी व्यक्ति की आत्मा को चिंतित और परेशान कर सकता है। इसके अलावा उनका पसीना और लार संक्रामक हो जाएगा। सच में? ये जियो ने सिर हिलाया। मैं जाऊंगा और उन्हें तुरंत बता दूंगा। जब ये जियो आंगन में अकेले सोच रहा था, तब गू हाई उत्साह से गैरिसन टीम में वापस आ गया। उनके पास पिछली बार बाघ दानव के साथ हुई घटना के बारे में बताने का कोई तरीका नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप जियानघई शहर में एक छोटे पैमाने पर पशु आपदा आई थी। इसलिए उस समय उन्हें कुछ सलाह देने का अवसर मिला ताकि गैरिसन टीम सावधानी बरत सके। आखिरकार वो लंबे समय तक जियानघई शहर में रहे थे और उस जगह के लिए कुछ भावना रखते थे। यहाँ गू है, किन युयान जैसे दोस्त और कई सहयोगी भी थे। पिछली बार की त्रासदी से बचना सबसे अच्छा था। हालांकि स्टार बीस्ट से संबंधित मामलों की लगातार घटना ने ये जियो को थोड़ा हैरान कर दिया। क्या ये सभी मामले संबंधित थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी राजा एल के पुनरुत्थान के लिए थे? अगर ऐसा होता, अगर पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड नहीं मरा, तो भविष्य में इस तरह के मामलों की एक अंतहीन धारा होनी चाहिए। यह वास्तव में कष्टप्रद था। जल्द ही गू हाई फिर से उत्साहित होकर भाग गया। ओल्ड ये, आपका दिमाग कमाल का है। गैरिसन टीम के सदस्य जो आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करते हैं, उन्होंने जांच की और पाया कि वास्तव में उनकी आत्मा के साथ एक समस्या है। आपने इस बार बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं बस इसे लापरवाही से कह रहा था। यह सबसे अच्छा होगा अगर हम इसे जल्द से जल्द समझ सकें। ये अच्छा है कि आपने इसे आवाज दी। चल दर, मुझे आज तुम्हारे साथ अच्छा भोजन कराना है। जितना चाहो खाओ। क्या बुफे नहीं होना चाहिए जहां आप जितना चाहें उतना खाने के लिए स्वतंत्र हैं? मैं बस इसे अच्छा लगने के लिए कह रहा था। ओल्ड ये, मेरी गड़गड़ाहट को बर्बाद करना बंद करो। 1 घंटे बाद। कितना? आपने कहा कि यह कितना था? क्या आप इसे मेरे लिए दोहरा सकते हैं? आज रात आपका बिल कुल 4800 युआन है। यह सुनकर गू हाई पूरी तरह से अवाक रह गया। क्या यह एक समुद्री भोजन बुफे रेस्तरां नहीं है? ये बहुत कीमती है। वेटर विनम्रता से मुस्कुराया। हम वास्तव में एक समुद्री भोजन बुफे हैं, लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो सीमित संस्करण हैं। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियाई झींगा मछली। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही खा सकता है। उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति से अतिरिक्त 250 युआन शुल्क लिया जाएगा। आपने और आपके मित्र ने आज रात और कुछ नहीं खाया। आपने केवल ऑस्ट्रेलियाई झींगा मछली खाई है, इसलिए आपसे 4800 युआन का शुल्क लिया जाता है। गू हाई ने टेबल पटक दिया। क्या आप ग्राहकों को धमका रहे हैं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमने उस सज्जन को सूचित किया। उन्होंने कहा कि वो जागरूक थे। हमने सोचा कि वो आपको बताएगा। क्या? उसने ये जियो को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ये जियो ने एक टूथपिक के साथ अपने दांत उठाए और निर्भीकता से कहा, आपने मुझे यहाँ खाने के लिए आमंत्रित किया तो मुझे लगा कि आप यहाँ के नियमों को जानते हैं। गू हाई का चेहरा मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हिंसक रूप से कांप रहा था। जान बूझकर, निश्चित रूप से उद्देश्य पर।
ये जियो ने अभी अभी पूरे सीफूड रेस्टोरेंट का विश्लेषण किया था और ऑस्ट्रेलियाई झींगा मछली सबसे महंगी थी। इसे खाने से सबसे ज्यादा पैसे खर्च होंगे, इसलिए उन दोनों ने सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई झींगा मछली खाई और कुछ और नहीं खाया। उसने उनमें से 2 को हुआन लियुई को भी खिलाया। ओल्ड ये, तुमने कुटिल होना सीख लिया है। आप इस लायक हैं कि आप कभी भी एक प्रेमिका को खोजने में सक्षम न हो। अपने पूरे जीवन के लिए अविवाहित रहो। आप बहुत साजिश कर रहे हैं। ये जियो ने सिर हिलाया। आपने कहा था कि मैं कितना भी खाऊं, यह आपका इलाज है। आप जीतते हैं। मैं पहले अपनी पत्नी को फोन करूंगा और उससे मेरे लिए पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा। गु हाई जल्दी से अपनी पत्नी लू वानवान से मिल गया। जब लू वानवान ने सुना कि उसने खाने के लिए कई हजार युआन खर्च किए हैं, तो वो मौके पर ही फट गई। क्या? कई हजार युआन? क्या आपने शानदार स्पा उपचार खाया या लिया? क्या आप फिर से रेड रोमांस में गए? अरे हनी, मैं वास्तव में रेड रोमांस में नहीं गया था। मैं ये जियो के साथ डिनर कर रहा था। किस तरह के खाने की कीमत कुछ हजार युआन है? क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? सच में। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा। 1 मिनट बाद। गु हाय, तुम बहुत हृदयहीन हो। मैं हमेशा उस सीफूड बुफे में जाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं मिला। तुम वास्तव में मेरे बिना ये जियो के साथ खाने गए थे। आप यह भी चाहते हैं कि मैं इसके लिए भुगतान करूं। भाड़ में जाओ। इतना कहने के बाद लू वानवान ने फोन रख दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसके बगल में वेट्रेस ने अपना मुंह ढक लिया और उसकी हंसी को तब तक दबा दिया जब तक उसका चेहरा बैंगनी नहीं हो गया। गु हाई ने बुरे मूड में कहा, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? सावधान रहो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दूंगा। वेट्रेस ने जोर से उसकी हंसी दबा दी और गंभीर चेहरे से कहा, सर, हमने सख्त प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह कितना भी मजेदार क्यों न हो, हम हंसेंगे नहीं। इतना कहने के बाद उसके मुंह के कोने फिर से मुड़ गए। तुम अब भी हंसे। मैं मुस्कुरा रहा था, एक विनम्र मुस्कान। इसके अलावा, महोदय, विषय को मत बदलो। कृपया बिल का भुगतान करें। गु हाई ने ये जियो को फिर से देखा। ये जियो ने अपना सिर घुमाया, यह देखते हुए कि उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो असहाय था। वो हुआन लियुई पर भरोसा नहीं कर सकता था, है ना? असहाय। वो केवल फोन केस खोल सकता था और उसमें से कुछ 100 युआन निकाल सकता था। फिर उसने अपने जूते उतार दिए और दोनों तलवों के नीचे से 1000 युआन निकाल लिए। उसने अपने मोजे से कुछ 100 युआन और साथ ही अपनी आस्तीन से कुछ 100 युआन ले लिए। जब वो अपनी बेल्ट को पूर्ववत करने के लिए पहुंचा, तो वेट्रेस का चेहरा हरा हो गया। सौभाग्य से गु हाई का पैसा बेल्ट के बीच में रखा गया था और उस स्थिति में नहीं जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। नहीं तो उसे सच में उल्टी हो जाती। फिर भी जूतों में रखे पैसों से भी खट्टी गंध आ रही थी। इसने वेट्रेस को इतना असहज महसूस कराया कि उसने उसे 2 अंगुलियों से चुटकी बजाई और अत्यधिक घृणा में सामने की मेज पर फेंक दिया। अरे, मुझे एक चालान देना याद रखें, समझ लिया? ये जियो ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, मैं नहीं बता सका। आपका शरीर एक छोटे से खजाने की तरह है। आपने बहुत कुछ छुपाया है। ऐसा क्या? किस तरह के शादीशुदा आदमी को सोना छुपाने की कुछ तकनीक नहीं सीखनी पड़ती? हालांकि, आपने आज मुझे साफ कर दिया। भविष्य में, अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं आपकी मदद करने के लिए आपकी तलाश करूंगा। तुम छिप नहीं सकते। ये जियो ने सिर हिलाया। अगर कुछ और नहीं है, तो मैं पहले वापस जाऊंगा। वानवान निश्चित रूप से नाराज होगा। जब मैं घर जाता हूं तो मेरी एक और लड़ाई होती है। क्या तुम इसे संभाल लोगे? बेशक।
मेरी जेब में अभी भी 200 युआन बाकी हैं। उसके लिए कुछ स्नैक्स खरीदें और वो 1 मिनट में सेटल हो जाएगी। क्या उसने कम नाश्ता किया है? आखिरकार, यह बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। समझ लिया। दोनों ने कुछ खुशियों का आदान प्रदान किया और रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर अलग हो गए। ये जियो ने वापस चलते हुए कुछ सोचा। वो राजा एल के बारे में नहीं सोच रहा था। वो किंग एल के मामले को लेकर पूरी तरह से भ्रमित था और इसका कोई कारण नहीं खोज सका। इसके बारे में सोचना उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं की बर्बादी थी। वो जिस चीज के बारे में सोच रहा था वो स्टार बीस्ट की क्षमता थी, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार विभाजित कर सकती थी और आत्माओं को प्रदूषित कर सकती थी। क्या यह उसकी कृपाण या तलवार की तकनीक पर लागू किया जा सकता है? ध्यान से सोचकर उसकी कृपाण और तलवार की युक्ति ने सीधा हमला कर दिया। हालांकि वे बहुत मजबूत थे, लेकिन उन्हें गोल चक्कर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, उन्हें रिहा किए जाने की दूरी की एक निश्चित सीमा थी। उनके लिए 100 या 1000 मील दूर भागना भी असंभव था। यदि दूसरे पक्ष की आध्यात्मिक ऊर्जा ने आत्मा को संक्रमित कर दिया, तो वे मर जाते हैं या एक छोटे से स्पर्श पर घायल हो जाते हैं। एक बार जब उन्होंने उन पर ताला लगा दिया, तो वे बच नहीं पाएंगे। अब जबकि उन्होंने आध्यात्मिक साधना तकनीक बिग डिपर्स ग्रैंड मिस्ट्री की खेती कर ली थी, क्या वे अपनी कृपाण या तलवार की तकनीक की शक्ति को संकुचित कर सकते थे और फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके उन्हें ट्रैक करने के लिए नियंत्रित कर सकते थे? फिर उन्हें एक निश्चित बिंदु पर विस्फोट कर सकते थे। इसके अलावा, वो उन्हें हजारों मील दूर ले जाने के लिए अन्य तकनीकों का उपयोग कर सकता था, और फिर भी विस्फोट का पता लगाने और निर्धारित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। इस तरह, क्या वो हजारों मील दूर यात्रा कर सकता है और किसी का सिर ले सकता है? ये जियो हमेशा एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो उसके दिमाग में जो कुछ भी आता है उसे करने का प्रयास करता था। वो हुआन लियुई को जियानघई शहर के बाहरी इलाके में ले आया और धीरे से उसके छोटे से सिर पर हाथ फेर दिया। हुआन लियुई, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक अपने वश में किया है। मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं? हुआन लियुई का दिल धड़क उठा। मास्टर, ओह, मास्टर मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। क्या बात है? मैं चाहता हूं कि आप उन विचारों का परीक्षण करने में मेरी सहायता करें जिनके बारे में मैंने अभी सोचा था। हुआन लियुई का शरीर अचानक कांप उठा। मालिक, मजाक कर रहे हो? आपके हमले बहुत मजबूत हैं। एक चाल से मैं मर जाऊंगा। मैं इसका परीक्षण कैसे कर सकता था? चिंता मत करो। मैं अपनी ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित करूंगा। मैं इसका थोड़ा सा ही जारी करूंगा ताकि मैं आपको चोट न पहुंचा सकूं। क्या मैं मना कर सकता हूं? निस्संदेह तुमसे हो सकता है। मैं एक परोपकारी स्वामी हूं। मैं अपने स्टार पेट्स का बहुत सम्मान करता हूं। भले ही उसने कहा कि ये जियो का हाथ जो हुआन लियुई को स्ट्रोक कर रहा था, वो अधिक शक्तिशाली और खुरदरा हो गया। हुआन लियुई कांप उठा। मास्टर, मुझे न चाहो आगे बढ़ो। आप जहां जाना चाहते हैं वहां दौड़ें। अपनी पूरी गति का उपयोग करें और पीछे न हटें। यह सरल है। हाँ, तो जो कुछ भी होता है उसके लिए मुझे दोष मत दो। इतना कहने के बाद हुआन लियुई तुरंत एक काले बिजली के बोल्ट में बदल गया और धराशायी हो गया। हा हा हा, क्या आपको सच में लगता है कि मेरी क्लास और खून सिर्फ दिखावे के लिए है? आप चाहते हैं कि मैं आपकी बकवास का मनोरंजन करूं? तुम सपना देख रहे हो। मैं अब 110 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ूंगा। पहले, मैं पड़ोसी शहर जाऊंगा और लौटने से पहले कुछ दिनों के लिए अच्छा समय बिताऊंगा। ये जियो, जो सबसे पीछे था, ने हवा की सांस ली। हुआन लियुई, जो पहले ही दूर भाग गया था, को देखते हुए उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। अगले सेकंड में
उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और स्वर्ग को काटने वाली तलवार को मार डाला। एक पल में एक तेज और चमकदार तलवार की किरण तेजी से बन गई। उसके बाद इसे एक छोटे अंगूठे के आकार के हल्के कण में संकुचित कर दिया गया। फिर ये जियो ने इसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जोड़ी। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे हुआन लियुई में विस्फोट करने का आदेश दिया। जब उसने उसका पता लगाया, कमांड सेट होने के बाद तलवार की किरण तुरंत उस दिशा में उड़ गई जिस दिशा में हुआन लियुई ने छोड़ा था। वो गति इतनी तेज थी कि सिर के बाल खड़े हो जाते थे। यह बस एक पॉप की तरह था। पलक झपकते ही यह रात में गायब हो गया और हुआन लियुई को पकड़ लिया, जो तेजी से भाग रहा था। हुआन लियुई अभी भी ठगा हुआ महसूस कर रहा था। अगले सेकंड में एक तलवार की किरण उल्का की तरह अतीत में चली गई और अचानक उसके सामने घास पर फट गई। बूम! तेज आवाज के साथ आसमान में आग की लपटें उठने लगीं। विस्फोट के झटके ने हुआन लियुई को उड़ान भरी। जमीन पर उतरने के बाद उसने अपना मुंह चौड़ा किया और अपने पीछे के अंधेरे को देखने के लिए मुड़ी। एक घूंट के साथ उसने अपनी लार निगल ली। वो बेहद डरी हुई थी। उसके पीछे असीम अंधेरे में एक अदृश्य लेकिन भयानक रूप से शक्तिशाली जानवर लग रहा था। किसी भी समय ये उसे पूरा निगल सकता है। ये जियो ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। झुक गया। ऐसा लगता है कि मैंने इसे अभी पर्याप्त रूप से समायोजित नहीं किया है। चलो इसे फिर से करते हैं, एक विचार के साथ। पलक झपकते ही उसके शरीर के चारों ओर तलवार की दर्जनों पुड़ियां बन गईं। उनमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इंजेक्शन लगाने के बाद उन्होंने तुरंत बिजली की गति का उपयोग किया और जल्दी से हुआन लियुई को पकड़ लिया। कुछ ही देर में उसके सामने से गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं। हुआन लियुई की दयनीय चीखें भी लगातार सुनाई दे रही थीं। मास्टर, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। जल्दी बंद करो, मैं मर जाऊंगा। मैं सचमुच मर जाऊंगा। आह! 1 घंटे बाद ये जियो ने हुआन लियुई को सोफे पर रखा, जो पट्टियों से ढका हुआ था, और उन हमलों को संक्षेप में बताने लगा जिनका उसने अभी-अभी परीक्षण किया था। प्रत्येक हमले में जोड़ी गई आध्यात्मिक ऊर्जा, प्रत्येक हमले के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा, प्रत्येक हमले की गति और स्थान के साथ साथ विस्फोट की गति और स्थान सहित उन्होंने उन सभी चरों की विस्तृत तुलना और परीक्षण किया था। उनके पास बिग डिपर का ग्रैंड मिस्ट्री थी, इसलिए उन्हें एक एक करके रिकॉर्ड करने और उनकी गणना करने के लिए कागज का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल अपनी स्मृति को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से स्कैन करने की आवश्यकता थी और वो पहले से सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम निकालने में सक्षम होगा। भविष्य में हर बार जब वो इसका इस्तेमाल करता, तो वो इसे उसी अनुपात के अनुसार लागू करता जिसकी उसने गणना की थी। सूत्र की गणना करने के बाद ये जियो के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे और वो बहुत खुश मिजाज में था। वो परिणाम पूरी तरह से उनके अपने शोध पर आधारित था, न कि दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक के संश्लेषण पर। इसलिए उन्होंने कमोबेश उपलब्धि की भावना महसूस की। हालांकि जब उसने हुआन लियुई को देखा, तो ये जियो फिर से चुप हो गया। उसकी चोट ने उसे एक बात सोचने पर मजबूर कर दिया। यही अस्तित्व की समस्या थी। हालांकि उनकी खेती अपेक्षाकृत मजबूत थी, लेकिन वे अजेय नहीं थे। अगर वो चोटिल हो जाते तो काफी परेशानी होती। एक बार जब वो घायल हो गया, तो उसका हमला और बचाव कम हो जाएगा और मरना बहुत आसान होगा। नहीं, उसे कोई उपाय सोचना था। उन्होंने पहले कई उपाय सोचे थे। एक को हथियारों को परिष्कृत करने के साथ साथ हथियार और कवच बनाने की कला सीखना था। वो अपनी रक्षा में सुधार कर सकता था और अपनी हमले की शक्ति को बढ़ा सकता था। दूसरा, यह कीमिया की कला सीखना था।
गोलियों के माध्यम से व्यक्ति चोटों से जल्दी ठीक हो सकता है। साथ ही यह व्यक्ति की साधना की प्रगति को तेज कर सकता है और उसकी अस्थायी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता है। तीसरा, यह उपचार की कला सीखना था। उपचार की कला के माध्यम से व्यक्ति चोटों से उबर सकता है। उन 3 विधियों में से प्रत्येक के अपने फायदे थे। हथियारों को परिष्कृत करने की कला सुविधाजनक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रक्षा के एक सेट को परिष्कृत करने के बाद कोई भी कभी भी और कहीं भी बचाव कर सकता था। भले ही यह एक ऐसा हमला था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, वो तुरंत बचाव कर सकता है। आखिरकार किसी को केवल कवच पहनने की जरूरत थी। हालांकि इसमें एक कमजोरी भी थी। एक बार युद्ध में क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। बाद में इसकी मरम्मत करनी पड़ी। कीमिया की कला उसे सबसे तेजी से ठीक होने में मदद कर सकती है। गोली बनाने के बाद वो उसे अपनी जेब में रखता था। जब वो घायल हो जाता था तो वो एक निकालकर खा लेता था। यह उसकी चोटों को बहुत जल्दी ठीक करने में सक्षम होगा और वो इसे कई बार इस्तेमाल भी कर सकता था। कमजोरी यह थी कि दवा 30% जहरीली थी। यदि वो बहुत अधिक खा लेता है तो वो उसकी मध्याह्न रेखा में जमा हो जाएगा और उसे भविष्य में उन्हें शुद्ध करना होगा। उपचार साधना तकनीकों का सबसे धीमा प्रभाव था और उन्होंने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत भी की। ये जियो के पास पहले से ही 4 बुनियादी शस्त्र शोधन तकनीकें, 6 बुनियादी कीमिया तकनीकें और 2 बुनियादी उपचार साधना तकनीकें थीं। यद्यपि वो नहीं जानता था कि संश्लेषण के लिए प्रत्येक प्रकार की कितनी बुनियादी साधना तकनीकों की आवश्यकता होती है। शस्त्र शोधन तकनीक और कीमिया तकनीक निश्चित रूप से सबसे तेज संश्लेषित की जा सकती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि एक निश्चित प्रकार की अधिक साधना तकनीकें थीं, तो इसका अर्थ था कि उस प्रकार की साधना तकनीकों को लिखने वाले बहुत से लोग थे और उनका विकास बहुत समृद्ध था। उन बुनियादी साधना तकनीकों को खोजना भी आसान था। वास्तव में वे मार्शल कलाकार जो स्टार बीस्ट का शिकार करने के लिए निकले थे, उनके पास मरहम लगाने वाले को लाने के बजाय कवच, हथियार और गोलियां होंगी, है ना? अगर कवच टूट गया था तो वे इसे फिर से मरम्मत कर सकते थे। यदि गोलियां चली जाती तो वे और अधिक खरीद सकते थे। हालांकि अगर मरहम लगाने वाला मर गया तो दूसरा ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। यह सब सोचने के बाद ये जियो की निगाहें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं क्योंकि वो एक निर्णय पर आया था। ठीक है, मैंने निर्णय कर लिया है। आज से मैं एक उपचार साधना तकनीक विकसित करना चाहता हूँ। वहाँ कोई अन्य रास्ता नहीं था। शस्त्र शोधन तकनीक और कीमिया तकनीक ऐसी चीजें थीं जिनके साथ अमीर लोग खेलते थे। उन्हें पैसे खर्च करने की जरूरत थी। उनकी आर्थिक परिस्थितियों ने इसकी अनुमति नहीं दी। अगर उसकी पहचान उजागर हो जाती है तो उसे बड़ी रकम मिल सकती है। हालांकि अगर ऐसा होता तो वो और भी खतरे में पड़ जाता। उसे स्टार बीस्ट से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन पर भेजा जा सकता है या उसे यह देखने के लिए भेजा जा सकता है कि उसकी दिव्य आत्मा क्या है, या यह देखने के लिए कि उसके शरीर की संरचना में कोई अंतर है या नहीं। ये जियो बाद वाले को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सका। जहां तक की बात है, ये जियो की साधना किताबें पढ़ने और मजबूत बनने की थी। वो अन्य लोगों की तरह नहीं था जिन्होंने स्टार बीस्ट का शिकार करके और लड़ाई करके अपनी ताकत बढ़ाई। इसलिए उनके लिए पुस्तकालय छोड़ना और भी असुविधाजनक था। इसलिए कुछ भी हो, वो अपनी पहचान उजागर नहीं कर सका। कम से कम एक शिखर दिव्य ग्रैंडमास्टर बनने से पहले उनकी पहचान को गुप्त रखा जाना था। कुल मिलाकर वो अभी के लिए केवल एक उपचार तकनीक विकसित कर सकता है। उज्ज्वल पक्ष में वो भी काफी अच्छा था। एक और उपचार तकनीक ने शून्य ऊर्जा की खपत की,
चोट कितनी भी गंभीर क्यों न हो, वो सफ़ेद चावल के 2 बड़े कटोरे ही खाएगा। दूसरी ओर, उन्होंने वायलेट्सी ऑफ स्टॉज की खेती की, जिसे कई बुनियादी मानसिक साधना तकनीकों से संश्लेषित किया गया था। जिस गति से वायलेट्सी ऑफ स्टॉज ने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया था, वो इतनी तेज थी कि यह साधना तकनीक की ऊर्जा खपत के लिए पर्याप्त थी। यह कहा जा सकता है कि यह एक तरह का था। उस मामले को सोचने के बाद, ये जियो खुशी खुशी उसके सपने में प्रवेश कर गया। पूरे घर में रोशनी बंद होने के बाद, हुआन लियुई आखिरकार सोफे से रेंग कर उठी और अपने मानव रूप में बदल गई। उसने दांत पीस लिए और कहा, डीएमएन ये जियो, बदबूदार ये जियो, तुमने वास्तव में मुझे इतनी बुरी तरह पीटा। बस तुम रुको, मैं अपना बदला लूंगा। उसने अपने छोटे चमड़े के जूते उतार दिए और सफ़ेद मोजा पहनकर आगे बढ़ गई। वो सावधानी से दूसरी मंजिल पर चढ़ गई जहां ये जियो का कमरा था। वो मूल रूप से उसका कमरा था। जब से ये जियो आया है, उसने तुरंत और निर्दयता से उस पर कब्जा कर लिया था। ये जियो को देखकर, जो पहले से ही बिस्तर पर सो रही थी, हुआन लियुई ने एक गहरी सांस ली और एक भयावह मुस्कान दी। उसके बाद उसके नन्हे कोमल हाथों ने ये जियो के बिस्तर के बगल के कपड़ों को छुआ। देखते हैं क्या होता है जब मैं तुम्हारे सारे कपड़ों में छेद कर देता हूँ। चलो देखते हैं कि आप कल काम पर कैसे जा रहे हैं, लेकिन नग्न। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, एक धमाके के साथ कमरे की बत्ती बुझ गई। ये जियो, जो बिस्तर पर लेटी थी, सीधे हुआन लियुई को देखती रही। आप क्या करने वाले थे? हुआन लियुई ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। ये जियो की नज़र इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि वो उसके दिल को भेद सकती है। हुआन लियुई को भाग्यशाली माना जा सकता है। उसी समय एक मच्छर भिनभिनाहट के साथ उन दोनों के ऊपर से उड़ गया। धमाका! हुआन लियुई ने सीधे उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने गंभीर भाव से कहा, मालिक, मुझे लगा कि मच्छर आपके आराम में बाधा डालना चाहते हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए उन्हें मारने आया था। आपके लिए इतना विचारशील होना दुर्लभ है। चूंकि तुम पहले ही ठीक हो चुके हो, मेरे कपड़े धो लो। फिर भी, यदि मेरे कपड़ों से एक भी धागा गिर जाए या उस पर अजीब सी गंध आ जाए, तो मैं तुम्हारा सारा फर तोड़कर नए कपड़े बना दूंगा। आहा, यह कैसे हो सकता है? मैं कपड़े धोने में सबसे अच्छा हूँ। मास्टर जी, चिंता न करें। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसे कल सुबह तक पहन सकेंगे। जाओ फिर। और अपनी आवाज़ कम करो, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ।